चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में होंगे रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी, आपका चक्रव्यूह में स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे, आपकी सरकार को 1 साल होने जा रहा है। आपकी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो कम हैं, कंट्रोवर्सीज ज़्यादा हैं। देखो, कंट्रोवर्सी तो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस, इनेलो सब आपस में मिल गए जी। हमारी जो उपलब्धि है, मार्च 2015 में किसान की फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। पहली बार हरियाणा के किसान ने ये महसूस किया कि कोई सरकार है जो हमारे संकट की घड़ी में और हमारे पास राहत लेके आई है। 1100 करोड़ रुपया हमने किसान को दिया। पहली बार ये हुआ, इतना जल्दी और इतना ज़्यादा। हमने गाय की रक्षा के लिए एक सख्त कानून बनाया। हमने सरस्वती महानदी का, जिसका ऋग्वेद उल्लेख करता है, जिसका महाभारत उल्लेख करता है, जिसका संगम में विद्वान उल्लेख करता है, भगवान की कृपा से हमने उसको उद्घाटित किया। हमने शिक्षा में गीता का, नैतिक शिक्षा के नाम पर पाठ्यक्रम, आज पिछले दिनों हमको अवार्ड मिला है कि हरियाणा के 15,470 विद्यालय में पहली बार लड़की के लिए अलग शौचालय और लड़कों के लिए अलग शौचालय, ये प्रावधान हमने हरियाणा में पहली बार किया है। अब जितनी भी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं ना शर्मा जी, क्योंकि आप हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, तो ये जो उपलब्धियां हैं ये मेरे को सरकार के लिहाज से ये कम लग रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई जो हिंदूवादी संगठन है वो काम कर रहा है कि जो गाय का मांस बंद कीजिए, गौ माता की पूजा कीजिए, सरस्वती वंदना कीजिए, गीता पढ़िए। सरस्वती वंदना को लेकर कंट्रोवर्सी है, गीता को लेकर कंट्रोवर्सी है। अब तो आप बत्रा साहब की किताब भी लाने की बात कर रहे हैं सिलेबस में। क्यों ला रहे हैं बत्रा साहब की किताब को? क्या उन्होंने किया है? मुकेश जी, ये कोई हम अपने माँ बाप का नाम सरकार में आ गए हैं इसलिए बदल लें? हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रधानमंत्री संघ का सरकार है ना, हम प्रचारक रहे, मनोहर लाल जी संघ के प्रचारक रहे। ये बात हम किसी से छुपाना भी नहीं चाहते। वी आर प्राउड ऑफ इट। नहीं, संघ की सरकार तो नहीं है ना, ये सरकार तो संघ की सरकार नहीं है। परंतु हम जो स्वयंसेवक हैं, ये हरियाणा जानता है, देश जानता है, और हिंदुस्तान के लोगों ने हमके ऊपर विश्वास ये मान करके किया है कि ये संघ के स्वयंसेवक हैं, ये प्रामाणिक लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं। मतलब संघ जो कहेगा वो करेंगे आप? नहीं, संघ हमको कभी आदेश नहीं देता। संघ हमारा मार्गदर्शक है। संघ से हम सलाह लेते हैं। जिस दीनानाथ जी बत्रा की आप बात कर रहे हैं, उनकी पुस्तक की आप बात कर रहे हैं, वो कोई आज थोड़ी है। उनको नेशनल अवार्ड मिला अध्यापक के नाते, अच्छे श्रेष्ठ अध्यापक के नाते स्टेट अवार्ड मिला। उस समय तो हमारी सरकार ही नहीं थी। अब वो 30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस मुखालफत? एक विचारधारा की मुखालफत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो 11 फरवरी 1968 को वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कालीकट में उनका जो भाषण हुआ, उससे पूरी दुनिया में जो राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी थे वो बौखला गए कि ये आदमी अंतिम आदमी की बात करता है, गरीब आदमी की बात करता है, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम की बात करता है। ये आदमी यदि इस देश में और 11 बातें तो जो लेफ्ट वाले हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, सबको शिक्षा, नहीं, उनकी हत्या हुई, रोजगार। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर 3 टुकड़ों में उनकी लाश मिली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में नंबर 2 पर थे, उद्योग मंत्री थे। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हेयर आई रिजाइन फ्रॉम द इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार। और वो गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। 23 जुलाई 53 में उनकी लाश श्रीनगर से आई। अच्छा, देखिए मैं अपनी बात को प्रमाण के साथ ये कहना चाहता हूँ, ये देश, इस देश में सब तरह के लोग बसते हैं। इस देश में APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए। आज जिस शिक्षा नीति, जिस दीनानाथ बत्रा की आप बात कर रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे। वो शिक्षा को समर्पित व्यक्ति थे। उनका देहावसान शिलांग में, आसाम में क्लासरूम में हुआ। एक अटैची लेके राष्ट्रपति भवन में आए,
वही अटैची उठा के राष्ट्रपति भवन तो से। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप कुरान की आयत पढ़ाना शुरू कर दीजिए? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, पर उनसे लोगों ने जब पूछा, आप जैसे विद्वानों ने पूछा कि आपको पूर्व राष्ट्रपति लिखने को आप अच्छा नहीं मानते, कहे नहीं, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए प्रोफेसर। मैं ये उन्होंने नहीं ना कहा, इसीलिए उनको याद किया जा रहा ना, वो कंट्रोवर्सी में आए नहीं कभी। नहीं, वो उनको भी एक वो भी श्रेष्ठ, चाहते तो वो भी कुरान की आयतों की बात एक करते। श्रेष्ठ, वो तो गीता पढ़ते थे, तो वो गीता पढ़ते थे इसलिए कंट्रोवर्सी में नहीं आए। वो उनसे- गीता भी पढ़ते थे, उनसे मुकेश जी लास्ट में पूछा, वो गुरु ग्रंथ साहब को भी पढ़ते थे, वो कुरान भी पढ़ते थे। वो सारी चीजें आप करें तो आप भी कंट्रोवर्सी में नहीं, नहीं हम आएंगे भी ना। करेंगे, हाँ, हम जो नैतिक करेंगे? शिक्षा में हाँ। गीता भी पढ़ाएंगे, राम भी पढ़ाएंगे, रहीम भी पढ़ाएंगे, रसखान भी पढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पर्याय के तौर पर जाना जाता था रामविलास शर्मा को, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हुई, आपके तो विभाग ही छीन लिए गए। नहीं, छीन लेंगे। वो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मेरे साथ एमओएस थे श्री कर्णदेव कंबोज। मैंने स्वयं चला के, विस्तार हुआ भी नहीं था, मैंने कहा ये मेरे साथ अच्छा काम कर रहे हैं, फूड एंड सप्लाई इनको देना है। उसके बाद विस्तार में मुख्यमंत्री जी ने भी अपना लोकल बॉडीज कविता जैन को दिया, हमने अपना कप्तान अभिमन्यु से फॉरेस्ट लेके राव नरवीर को दिया। ये तो हमारी आपस की समझ की, क्योंकि देखिए ये सरकार में सौभाग्य से मुकेश जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मेरी अध्यक्षता में हरियाणा में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी और श्री मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के नाते मैंने किया। क्या मजबूरी थी वो? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। तो ये हमारी आपस की समझ थी। क्या समझ थी वो? क्योंकि रामविलास शर्मा तो जो थे वो तो हरियाणा के नेता के तौर पे जाने जाते थे, मनोहर लाल खट्टर तो संघ के प्रचारक थे, थोड़े बहुत लोग उनको जानते थे। कौन सी खासियत थी जो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री और रामविलास शर्मा जी उनका जो नाम है वो कहें कि मैं इसका हमारे साथ साथ अब मनोहर लाल जी पिछले 10-11 महीने से हमने बनाया और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। आपके मंत्रालय? नहीं, मंत्रालय तो मैंने स्वयं दिए मंत्रालय। और फिर आपने कहा क्योंकि ये सरकार में अच्छा ग्राहक मिल जाता तो शिक्षा मंत्रालय भी दे देता। नहीं, वो तो दो। देखिए मुकेश जी, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जनादेश हरियाणा की जनता ने दिया। हाँ, किसको दिया? हम ये भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये नरेंद्र मोदी को दिया, ये हम सबको दिया। हम इस जनादेश का पालन करेंगे। 26 अक्टूबर को हमारे का 1 साल पूरा होगा, हम जनता को हिसाब देंगे। हम जनता को हमारे एक एक घंटे का हिसाब देंगे, एक एक पाई का हिसाब देंगे। लोगों के दुख सुख में हम सरकार शामिल रहेगी और जो लोगों ने जो सपना देख करके हमारी सरकार बनाई है, हम लोगों के सपने के ऊपर साकार करेंगे। जी, कौन कौन से सपने साकार करने जा रहे हैं, इस सभी मसलों पर बात होगी, लेकिन एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद बने रहिए चक्रव्यूह में, क्योंकि आज चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा। कहीं मत पंचायत का चुनाव आप करवाना चाहते थे, तो पहली बात तो आपने इतना डिले क्यों किया? नहीं करवाना चाहते ना आप? हम करवाना चाहते हैं, डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। वो डिफाल्टर बेशक विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, लेकिन सरपंच नहीं बनने देंगे। चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी। एक बार स्वागत है आपका फिर से चक्रव्यूह में ब्रेक के बाद। आप पे आरोप ये हैं कि सरकार आपकी बन गई, नरेंद्र मोदी साहब की लहर चल रही थी, उस लहर में तैरते तैरते मनोहर लाल खट्टर साहब को भी मुख्यमंत्री बना दिया, उनके नाम का प्रस्ताव भी खुद रख दिया। रामविलास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची आपको समझा जाता था, कोई आपकी वैल्यू समझी नहीं गई जब सरकार बनाने की बात आई। बस आपकी रिस्पेक्ट इतनी रही कि मुख्यमंत्री तो जिसको बनाना है वो तो तय हो गया। अब कहाँ तय हुआ वो, इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। मोदी साहब ने नाम तय किया था उनका या फिर नागपुर से तय हो गया था? नहीं, देखिए मुकेश जी, आप तो मुझे प्रोवोक करना चाहते हैं, पर आप और हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारे यहाँ जो संगठन है,
हमसे ऊपर हमको देखने वाले लोग हैं। वही तो पूछ रहे और हैं, हमारे कौन से यहाँ वाले लोग हैं? हाँ, कई मुद्दों के ऊपर हाँ, सब लोग मिलजुल करके, हमारी एक कलेक्टिव लीडरशिप है हाँ। और उसमें मिलजुल करके ये सब चीज़ें तय होती हैं। मान लिया हमने, आप पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी ने ये जो चुनाव जीता वो रामविलास शर्मा की अध्यक्षता में जीता, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। जीता भारतीय जनता पार्टी में, हाँ, पुराने सिपाहियों में से आप हैं हरियाणा के। अनिल विज साहब उनमें से एक हैं, कितनी बार विधायक बने। और ये जो दो सीनियर लीडर हैं, इनको कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर साहब की ये जो सरकार है, मंत्रालय आपके पास हैं लेकिन सुनी नहीं जाती आप लोगों की। नहीं, सुनी क्यों नहीं, हम फैसला करते हैं मिलजुल करके, हर मुद्दे के ऊपर हम फैसला करते हैं। आरोप प्रत्यारोप की जो मुकेश जी बात होती है ना, वो जो भी सत्ता में होता है उस पर आरोप लगते हैं। अब आरोप तो देखिए ना, हमने पंचायत के चुनाव कराने का पहले आरोप ये लगा रहे थे कि ये पंचायत का चुनाव नहीं करा रहे। जब पंचायत का चुनाव, खुद ही आ गए आप उस पॉइंट पे जिस पे मैं आने वाला था। नहीं, पंचायत का चुनाव आप करवाना चाहते थे तो पहली बात तो आपने इतना डिले क्यों किया? डिले किया तो ऐसी शर्तें लगा दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है उसको रोक लिया, डिले हो गए चुनाव। तो नहीं करवाना चाहते ना आप? हम क्योंकि करवाना आपका चाहते हैं। हाँ, 19-20 जिलों की वोटर लिस्ट जिस दिन तैयार होगी उस दिन चुनाव आयोग ने अपना शेड्यूल कर दिया। और हमने जो तो आपको पता नहीं था कि चुनाव होने 20 जिलों की जो लिस्ट है वो, ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस में अभी भी जैसे सोनीपत है, हाँ, सोनीपत जिले का चुनाव, क्योंकि वहाँ नगर निगम नई बनी है तो उसमें कुछ गांव नए जुड़े हैं, एक वो इलेक्टोरल सिस्टम है। तो हमने जो बात रखी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 4 शर्तों में 3 शर्तें बहुत ठीक है। अच्छा, आपके जो मुख्यमंत्री साहब हैं ना, वो सुनते किसकी हैं? मंत्रियों की सुनते तो नहीं है वो बिल्कुल नहीं, भी। सबकी सुनते हैं। मंत्रियों को तो साइड पे बिठा देते हैं, अफसरों का एक घेरा सा आता है, हम देखते हैं, और उनको घेर के ले तो जाता सब है। सरकारों में मुकेश जी रहते हैं। पर आपकी सरकार को अफसरशाही चला रही है, वैसे मंत्रियों की बात मानते हैं दूसरी सरकारों में। तो गवर्नमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है और एक सिस्टम है। सरकारी अधिकारी तो वही रहते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। तो 1 साल तो आपका सिस्टम समझने में ही बीत गया। नहीं, मेरा तो सिस्टम समझा हुआ है, मैं तो तीसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। हाँ, तो फिर जो आपके मुख्यमंत्री जी नहीं, मुख्यमंत्री जी ने भी समझ लिया है और हम उनको मदद करते रहते हैं। कितनी मदद करते हैं? बहुत मदद करते हैं। जो आपके आदेश, किस दिन आपके साथ बिठाऊंगा, कुछ सुझाव आप भी देते रहिए। हम तो दे रहे हैं क्योंकि वो चक्रव्यूह को देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। वो जो मंत्री आपने बनाए हैं वो आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कम हो रही है आपकी सरकार में, अफसरशाही की ज़्यादा हो रही है। कहीं ये गलत कह रहे हैं हम? नहीं, आप गलत नहीं कह रहे, आपका भी आकलन का कोई न कोई कारण है। परंतु अधिकारी क्योंकि हर समय रहता है साथ में, आम मंत्री लोग, विधायक लोग जो है, तो पर हमारे पहले तो कार्यकर्ता साथ में रहता था ना। मुख्यमंत्री जी, पहले कार्यकर्ता साथ में रहता था। नहीं, अभी भी मुख्यमंत्री जी के साथ जो लगाए हैं ओएसडी हैं, वो सब कार्यकर्ताओं में से ही है। तो वो जो कार्यकर्ता हैं वो ओएसडी लगा दिए, चलिए ओएसडी साहब की मानते होंगे, अब ओएसडी का किसी का हम नाम नहीं लेते हैं, जो दूसरे अफसर हैं उनकी भी मानते हैं। अब पार्टी तो आपके नेतृत्व में चुनाव लड़के आई थी, हमने तो देखा नहीं इतनी करीब से कि कोई आप सलाह दे रहे हो और मान गए हो। नहीं, हर बार पर वो सलाह लेते हैं, सलाह मानते हैं। अभी जो आपकी सरकार चल रही है, इसको 100 में से कितने अंक देंगे आप? ईमानदारी से देना, क्योंकि आप अध्यापक रह चुके हैं। ईमानदारी से देखिए, 100 में से इस समय इस सरकार को 70 नंबर हम देना चाहते हैं। 70 नंबर मतलब? क्योंकि हम एक बहुत बड़े विसंगतियों के अंतराल के बाद हम सरकार में आए और बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत में पहली बार आई। सरकार चलाने का अनुभव हमको था, गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव था। जनता में जब आप जाते हैं, क्योंकि आप बेबाक नेता हैं, क्या जो जनताओं की अपेक्षा थी, उम्मीद थी, उन पे आप खरा उतर पा रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनसे पता आपने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, क्या उनके अच्छे दिन आए हैं? नहीं, मैं तो रहता ही जनता में हूँ। मैं क्या तो क्या कहती है जनता? मैं तो महीने में 20 दिन गांव में रहता हूँ। रात को भी अपनी उसी ढाणी में रहता हूँ। पीछे माता जी अस्वस्थ थे तो मैं तो उनके
जनता को जो अपेक्षाएं थी, पूरी अपेक्षाएं पर खरा उतरने की बात मैं दावा नहीं कर सकता, परंतु जनता को एक साल में एक एहसास होने लगा है कि ये लोग ईमानदार हैं, ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी एक एक मुसीबत में ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस ढाणी की आप बात कर रहे हैं ना, नारनौल की, उस ढाणी के जो आसपास का इलाका है, महेंद्र, उसका जो रेडियस है 20-25 किलोमीटर का रेडियस महेंद्रगढ़ का, कौन सा बदलाव देख लिया आपने उसमें? नहीं, उसमें बदलाव हमने ये देखा कि एक तो सड़कों के मामले में सबसे बुरी हालत मेरे ज़िले की थी। आप दादरी से महेंद्रगढ़ नहीं जा सकते थे, महेंद्रगढ़ से नारनौल नहीं जा सकते थे। अभी हमने नितिन गडकरी जी से प्रयास किया है और ये जो नेशनल हाईवे रुका हुआ था, इसका हम बहुत जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं। हरियाणा का ये हिस्सा सड़कों के मामले में बहुत दयनीय था। पानी के मामले में अब जैसे ये बरसात से पहले वहाँ बाजरे की और ग्वार की फसल सूख गई थी, हमने उसके लिए अतिरिक्त पानी और बिजली का मुख्यमंत्री जी से कहा और उसकी व्यवस्था हो रही है। जब आप सत्ता में आए थे तब आप बहुत डींगे मार रहे थे कि आते ही जो वाड्रा है इसका घोटाला तो हम उजागर कर देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत घोटाले किए हैं, बेच खाया है हरियाणा को। कहाँ गए वो घोटाले? उनका अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। नहीं, वाड्रा वाला तो वो 83 सेक्टर गुड़गांव का तो ढींगड़ा साहब रिटायर्ड जस्टिस है, वो तो इंक्वायरी प्रारंभ हो गई है। हुड्डा साहब का भी बहुत नाम लिया जाता था, उसी में है साहब। उसी में बस सेक्टर 83 के जो गुड़गांव है, इसके अलावा और कोई नाम आया नहीं है अभी तक। धीरे धीरे देखिए, वो एक कड़ी होती है मुकेश जी, एवरीथिंग इज ऑन पेपर, उसमें कोई आदमी बच नहीं पाएगा। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये सरकार CLU नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। हमने कहा कि ये जो पिछले हुए हैं, जैसे झज्जर में कबलाना तक का जो मामला है, किसानों की वो ज़मीन हम उसको वापस ले लिया है। पंचायत चुनाव की आप बात कर रहे थे, क्योंकि आप अनुभवी नेता हैं, आप इतनी बार चुनाव जीते हैं, आप मंत्री अब रह चुके हैं। एक और दिल से आपका जवाब चाहूँगा, ये जो फैसला सरकार ने लिया कि 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, 5वीं पास शेड्यूल कास्ट महिला हो, घर में टॉयलेट हो, सज़ा का प्रावधान जिस पर है वो चुनाव ना लड़े, बिजली के बिल दिए गए हों, कितना प्रैक्टिकल फैसला है? देखिए मुकेश जी, ये कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, सब गए हैं, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि भाई ये 3 शर्तें ये बहुत सही है। कौन कौन से? एक तो जो गांव का सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, जैसे नरेंद्र भाई स्वच्छता के ऊपर बहुत आग्रह करते हैं, उन्होंने तो उसके घर में शौचालय हो, एक शौचालय की बात। दूसरा, जो आदमी चुनाव लड़ना चाहता है वो डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए, चाहे वो सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। वो डिफाल्टर बेशक विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, लेकिन सरपंच नहीं बनने देंगे। नहीं, सरपंच का जो है ना मुकेश जी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। बस सरपंच एक ही तर्क है आपके पास कि वो चेक पे साइन करता है। श्रीमान वाजपेयी जी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम, एक बड़ा निर्णय किया कि जो केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से पंचायत को पैसा जाएगा वो सीधा पंचायत में जाएगा, सरपंच को जाएगा। अब कई सरपंच कटघरे में खड़े कि जी मैं तो अनपढ़ था, सेक्रेटरी ने मेरे से दस्तखत करा लिए, मैं अंगूठा लगवा लिया। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अभी 7 तारीख को है, राजस्थान हमसे पहले ये प्रावधान कर चुका है। आखिरी सवाल चक्रव्यूह में, क्योंकि जाट आरक्षण की बात नहीं होगी तो फिर हरियाणा की बात नहीं होगी। जाट आरक्षण को लेकर आपके जो नेता हैं सभी अलग अलग स्वर में हैं। राजकुमार सैनी जी लगातार हमारे चैनल पे दूसरी जगह पर बोलते हैं कि जाट आरक्षण की वो मुखालफत करेंगे और ओबीसी के खाते में तो बिल्कुल नहीं लेने देंगे। यही सुर अब आपके जो कांग्रेस से आए हुए सांसद हैं धर्मवीर जी ने अपना लिया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो डंडे के जोर पर आरक्षण मांग रहे हैं उनको आरक्षण नहीं दूंगा। आप क्या कहते हैं? देखिए मुकेश जी, ये जो आरक्षण का मुद्दा है ना, ये एक जब संविधान निर्माताओं ने एक बात कही थी कि आरक्षण की आवश्यकता किसको है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीति में सबसे बड़ा जो योगदान है, उन्होंने 2 बातें कही थी कि जो विकास की रेखा में अंतिम आदमी है उसका उदय पहले हो, अंत्योदय, विकास का
काम उसके पास सबसे पहले, उसकी चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। तो आर्थिक आधार की जो बात है ना, आरक्षण की जरूरत किसको है? जो कमजोर है, जो बेचारा पिछड़ा हुआ है, ये इसका आधार तो वही होना चाहिए, आर्थिक ही होना चाहिए। मतलब ये बयान आपका बड़ा बयान है। नहीं मतलब मेरा अकेला का बयान, तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, जाटों को उन्होंने राजस्थान में आरक्षण दिया, यूपी में आरक्षण दिया, मध्य प्रदेश ये में वाले दिया, जो बयान है ये आपके दिल्ली में दिया। ये आने शुरू हुए हैं जब मोहन भागवत साहब का बयान आया ना कि आरक्षण की समीक्षा करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये बयान आ रहे हैं। पहले तो जितने भी आपके जो जाट नेता हैं, मंत्री बने हैं, वो जा के मिलवा रहे हैं अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इनको आरक्षण दो। अब आप भी कह रहे हैं कि आर्थिक होना चाहिए, तो सरकार आपकी है दोनों। नहीं, इस दोनों चीज़ को सरकार कानून हमारी क्यों नहीं है। बनाते? हमारी सरकार ने, मुकेश जी, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया और उसके बाद हमारी सरकार ने उसका रिव्यू डाल दिया। भारत सरकार ने, जो भारत सरकार है, ये जो विषय है ये हरियाणा का अकेले का तो विषय है नहीं, हरियाणा सरकार से ऊपर का विषय है। और श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया, दोबारा निर्णय दे दिया, उसके बाद भी भारत सरकार ने रिव्यू डाल दिया है। मतलब जिद जो नहीं हमारे पास है, जो इस मामले में, और वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण दिया, ये सत्य है। हुड्डा साहब तो सिर्फ किसानों को, बेचारों को बहका रहे। बिल्कुल, वो सिक्कर में उन्होंने अनाउंस किया था, राजस्थान में ही राजस्थान में किया था, तो लागू हो गया। वो मतलब आपकी तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी सी बन गई है कि जाटों को भी साथ में रखना है, तो चार नेता ऐसे खड़े कर दो जो जाट आरक्षण की हामी भरे। रामविलास शर्मा भी उसमें शामिल हो गए हैं जो कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। सैनी साहब कह रहे हैं जाटों को आरक्षण देना ही नहीं है। यानी अपनी डपली अपना अपना राग। नहीं, अपनी डपली अपना अपना राग नहीं। भारतीय जनता पार्टी जाटों की समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी में जाति बिरादरी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कभी विचार नहीं करती। और हमने जाटों की मदद करके, श्रीमान वाजपेयी ने, सबसे बड़ा उपकार जाटों का वाजपेयी ने किया हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? जाटों को जाति के आधार पर आरक्षण मिले या नहीं? नहीं, अब तो ये सारा जो आर्थिक मुद्दा है, अब तो सारे देश में एक बात आ गई ना, क्योंकि दूसरा जो वर्ग है उसको वो होता है। और आरक्षण की जिनको ज़रूरत है, हम श्रीमान वाजपेयी के सब राजनीतिक सिपाही होने के नाते हम जाटों के मददगार हैं। हम हरियाणा में जाटों के बिना कोई कल्पना हो नहीं सकती, परंतु जो आरक्षण का मुद्दा है ये आर्थिक आधार पर हो। ये जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा कितने अंदर गए, कितने बाहर आए, कितने फंसे और कितने हमारे सवालों का जवाब इन्होंने बेबाकी और ईमानदारी से दिया, ये हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। रामविलास शर्मा जी, आप चक्रव्यूह में आए, हमारे सवालों के जवाब आपने दिए, कीमती समय में से समय निकाला। आपकी बेबाकी के हम कायल हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप समय समय पर आप अपने प्लेटफार्म से हमारी मुखातिब जनता से करवाते रहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल शर्मा जी, और इसी तरीके से आगे भी जनता के सवालात को हम उठाते रहेंगे चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह के आज के दौर में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।